कल उत्तराखंड में जिन लोगों का हवलदार का एग्जाम था, किसी एक भाई ने कमेंट किया था कि उस एग्जाम में रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस आए थे जिनका सॉल्यूशन मैं अपलोड करूं। तो मैंने वहां पर देखा कि 10 क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन 7 क्वेश्चंस रीजनिंग से पूछे गए थे, जिनको मैं वन बाय वन यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ कैसे उन्हें सॉल्व करना था और उनके सही आंसर्स क्या थे। तो अगर आपने वो एग्जाम दिया था तो यहाँ से आप मैच करना कि आपके कितने आंसर सही थे, और अगर वो एग्जाम आपने नहीं दिया था तो आप कोई भी अपकमिंग एग्जाम जो आने वाला है अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड के, तो आप इन क्वेश्चंस को देखना कि किस तरह से ये सॉल्व हुए हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है ना आने वाले एग्जाम्स में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जिसमें से देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका कि निशा को याद है कि उसकी एनटीए द्वारा सीयूईटी की परीक्षा 11 जून के बाद और 15 जून से पहले होनी थी। तो देखो इसको ना आप ऐसे समझो कि 11 जून के बाद में होनी थी तो 11 को नहीं होगी, और 15 जून से पहले होनी थी यानी कि 12, 13, 14 और 15। 15 से पहले होनी है, इसका मतलब 15 को नहीं होगी। ये 2 दिन तो हमने पहले ही इसमें से हटा दिए। फिर आगे कहा गया है जबकि रूपा को याद है कि यह परीक्षा 16 जून से पहले और 12 जून के बाद होनी है। अब देखो यहाँ से 2 डेट और मिल गई कि 16 जून से पहले होनी है, इसका मतलब 16 को नहीं हो रही है, और 12 जून के बाद हो रही है, इसका मतलब 12 को भी नहीं हो रही है। तो हमारे पास सिर्फ 2 दिन बच रहे हैं, एक 13 तारीख का और एक 14 तारीख का। तो सबसे पहले आप ना ऑप्शन पे ध्यान दो कि 13 और 14 दोनों ही ऑप्शन में है क्या। तो आप कहोगे देखो बी यहाँ 13 दिया है और ये 14, अगर इन दोनों में से कोई सा एक होता ना तो हम वहीं पर आंसर मार्क कर देते, लेकिन अब हमें पता करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा दिन था। तो देखो आगे इसमें कहा है कि एनटीए ने इस परीक्षा को जून माह में किसी रविवार को होने की घोषणा की थी कि ये जो जून के मंथ में होगा और उसमें कोई ना कोई संडे रहा होगा। तो आप ये बताओ कि इस वर्ष के 29 अप्रैल को अगर गुरुवार था तो जून माह में किस तिथि को यह परीक्षा होनी थी। तो देखो आपको ना ये करना पड़ेगा कि 1 जून को अगर आप निकाल लो कि कौन सा दिन था, तो हम उसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें 29 अप्रैल दिया हुआ है, तो हमसे ये कहा जा रहा है कि 29 अप्रैल को गुरुवार था। तो अगर मैं ये कहूँ कि 29 अप्रैल को अगर थर्सडे था, तो आप ये बताओ कि 1 जून को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर हम कैलेंडर की हेल्प ले रहे हैं। देखो जो पहला मंथ होता है ना उसके बचे हुए दिन, तो अप्रैल माह जो है उसके 29 दिन जा चुके हैं, 30 का मंथ होता है यानी कि 1 दिन बचा होगा, प्लस इसके बाद आएगा मई, तो मई के होंगे 31 दिन और प्लस फिर जून, तो जून के जितने दिन आ गए हैं उतने दिन हमें लेने हैं। यहाँ पर 1 दिन आ गया ना तो 1 दिन ले लो। अब ये टोटल जब आप ऐड करोगे तो ये 33 हो जाएगा। अब इसको आप करो 7 से भाग, तो 7 चौक 28 यानी कि 5 दिन बचे। मतलब कहने का ये है कि 1 तारीख के लिए हम इसमें ना 5 डेज ऐड करेंगे। तो 5 दिन जब आप थर्सडे से ऐड करोगे तो अगला दिन आएगा फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे, यानी कि ट्यूसडे होगा कब, 1 जून को। और अगर किसी माह के 1 तारीख को ट्यूसडे है तो आप देखो कि कितनी तारीख को संडे होगा। तो ट्यूसडे के बाद में आएगा फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे आएगा, फिर फ्राइडे आएगा, फिर सैटरडे आएगा और फिर संडे आएगा। तो देखो अगर 1 तारीख को ट्यूसडे था तो 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख, इसका मतलब 6 तारीख को संडे होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि 6 जून को जो है ना हमारा संडे रहा होगा। तो अगला संडे कब आएगा, इसके 7 दिन बाद, यानी कि 13 तारीख को। तो 13 जून को फिर से संडे होगा और फिर इसके बाद 7 दिन के बाद में आएगा। तो फिलहाल तो हमें यही चाहिए ना 13 जून, तो क्योंकि हमारे पास 2 डेट थी, 13 तारीख और 14 तारीख में से कोई से एक दिन एग्जाम होना था, तो इसलिए हम कहेंगे 13 जून जो है ना वो इसका सही आंसर है। तो बी ऑप्शन आप लगाते, ये बिल्कुल 100% सही आंसर होगा। तो फिर से देख लो, यहाँ पर आपको इसकी हेल्प से ये पता करना था कि कौन से डे आ सकते हैं। तो 13 और 14 तारीख हमने निकाली थी। अब 13 और 14 तारीख में से अगर कोई सा एक होता ना तो हम ऑप्शन मार्क करके आगे निकल जाते, लेकिन हमसे ये कहा गया है कि आप पता करो कि ये कौन सा डे होगा। तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा 1 जून को कौन सा दिन था, और 1 जून से हमने निकाला कि संडे किस दिन होगा, क्योंकि संडे के बारे में बोला है ना, इसमें कहा था कि किसी रविवार को होनी है। तो हमने निकाला 6 तारीख को संडे था। अगर 6 तारीख को संडे था तो फिर उसके 7 दिन बाद जो है अगला संडे आएगा, तो यानी कि 13 तारीख जो है इसका सही आंसर था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42। तो 42 में ये कहा गया है कि आपको एक नॉट वर्ड दिया हुआ है और इसके कोई से 2 लेटर्स आपको लेने हैं और बताना है कि अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अर्थपूर्ण का मतलब होता है जिनका कोई ना कोई मीनिंग हो, मीनिंगफुल वर्ड यूज किया गया है। तो इसके लिए आप क्या याद रखोगे, देखो अगर आपको दिया है NOT, तो पहले आप स्टार्टिंग के दोनों ले लो। तो NO से एक तो NO बनेगा, एक ON बनेगा।
फिर दूसरे वाले दो लो, तो यहाँ से एक ओटी बनेगा और एक टीओ बनेगा, और फिर पहले और थर्ड से बनाओ तो एक एनटी बनेगा और एक टीएन बनेगा। तो दो दो लेटर्स के मैंने इतने सारे पेयर बना दिए। अब देखो यहाँ से एनटी का कोई मीनिंग नहीं है और टीएन का कोई मीनिंग नहीं है, इन दोनों को हमने हटा दिया। टीओ टू होता है इंग्लिश में, ओटी नहीं होता, और ऑन भी होता है और नो भी होता है। इसका मतलब इसका जो आंसर था ना वो सी था, यानी कि हम तीन मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं, एक नो बनेगा और एक ऑन बनेगा और एक टीओ टू बनेगा, ये तीनों सही होंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43, तो आपसे कहा है कि इसमें से विलुप्त बताइए, ये क्वेश्चन मार्क का साइन लगा है। तो इन नंबर्स को देखकर ही आपको पता चल रहा है कि ये तो देखो 2 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, और ये 20 का स्क्वायर है, ये 30 का स्क्वायर है, और इसके बाद में ये 42 का स्क्वायर है। तो आप ये देखो कि यहाँ पर इस सीरीज में क्या पैटर्न बनना है, किसमें 2, 12 और 20 और फिर 30 और फिर 42, और बीच का नंबर यहाँ से हमें बनाना है। तो देखो इसके बाद आपको ये पता चलेगा कि यहाँ से देखो प्लस 12 हुए हैं, यहाँ पर प्लस 10 हुए हैं और यहाँ पर प्लस 8 हुए हैं। तो इससे पहले प्लस 6 हुआ होगा और उससे प्लस पहले 4 हुआ होगा, यानी कि 2 में 4 प्लस करेंगे, यानी कि 2 में 4 प्लस करोगे तो आप 6 आएगा, मतलब 6 का स्क्वायर इस क्वेश्चन मार्क की जगह होना चाहिए, और वो क्या होगा 36, यानी कि डी आंसर जो था ना वो इसका करेक्ट था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44, तो 44 में ये कहा गया है कि उस अक्षर समूह को चिन्हित कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है। मतलब ये जो सीरीज आपको दी है ना, इसमें से कोई सा एक गलत होगा। तो देखो पहले ना इसके लेटर के प्लेस आप लिख लो, एफ डी दिया हुआ है, उसके आगे एच लिखा है, फिर आई जी लिखा है, उसके आगे एन लिखा है, और फिर उसके बाद एल जे लिखा है, और फिर यू लिखा है। तो देखो ये 6 होता है और ये 4 होता है, यहाँ पर 8 लिखा है, ये 9 होता है, ये 7 होगा और ये 14 है। ऐसे ही ये 12 होगा, यहाँ पर 10 होगा और ये होगा 21। तो आप देखो इसमें क्या पैटर्न बनना है, इस वाले 4 को ले लो, यहाँ पर मैंने 4 लिख लिया, और इनटू इन दोनों का डिफरेंस ले लो, वो 2 है, तो 4 2 जा 8, और यही 8 इसके आगे लिखा है। तो इसमें ये पैटर्न बनना है कि ये एक पेयर पूरा कंप्लीट हो गया 8 के साथ। अब दूसरे को देखो, इसका ये 7 ले लो और इनटू इस 7 में इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 2, 2 से इनटू कर दो, तो ये हो गया 14, और देखो 14 ही आगे लिखा है, तो इसका मतलब ये दूसरा वाला पेयर बना रहा है। तो इसी तरह से तीसरे वाले को भी लो, देखो यहाँ से मुझे 10 लेना है, 10 इंटू, और इन दोनों का डिफरेंस 2 है, तो 2 से इंटू कर दो तो 20 आएगा, जबकि यहाँ क्या लिखा है 21। तो इसका मतलब ये जो तीसरा पेयर है ना, इसमें यू गलत लिखा हुआ है, यू की जगह पर टी होना चाहिए था, तब ये सही होता। तो इसका मतलब हम डी आंसर लगाएंगे, यू। इस वाले क्वेश्चन में यू जो होगा वो गलत है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45, तो उसमें कहा है कि 6 व्यक्तियों ए से लेकर एफ तक के किसी एक परिवार में 2 दंपत्ति हैं, मतलब 2 मैरिड हैं, और मैरिड हैं तो देखो हमेशा एक चीज का ध्यान रखो कि एक पेयर आप ऐसे मानो कि ये हस्बैंड वाइफ है, और इसी के जस्ट ऊपर दूसरा पेयर मानो कि ये हस्बैंड वाइफ है। अधिकतर क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही मानना होता है। ये दरअसल कैसे मान रहे हैं हम, ये ट्रायंगल मेल को दिखा रहा है और सर्कल दिखा रहा है फीमेल को। तो आप ऐसे सोचो कि ये आपके मम्मी पापा हो गए और इसके ऊपर जो है ना आपके दादा दादी हो गए। तो एक परिवार में 2 ऐसे हो जाएंगे जो कि मैरिड हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आगे कहा है कि डी जो है वो ए की दादी है। अगर ए की दादी है ना तो ए नीचे आएगा, और दादी है तो डी यहाँ पर हमने बना दिया, ठीक है, फीमेल है इसलिए। और बी की माँ है, अब ये किसकी माँ है, बी की, तो बी ये लड़का हो गया, ठीक है, यानी कि आपके पिता। ऐसे सोचो कि आप ए हो तो आपके पिता हो गए बी, और बी की मम्मी जो है यानी कि डी, वो आपकी दादी लगेंगी, ठीक है। फिर इसके बाद देखो कि सी जो है वो बी की पत्नी है, तो यहाँ पर मैंने सी बना दिया, और एफ की माँ है तो एफ नीचे आ जाएगा, ठीक है। और फिर कहा है कि एफ जो है वो ई की पोती है। अगर ये पोती है ई की, तो देखो डी तो हम बना चुके हैं, तो ई कौन बनेगा, यानी कि इसके दादा। फिर इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दंपत्ति है, मतलब इनमें से पेयर कौन सा है। तो देखो डी ई का पेयर बनना है एक तो हमारा, और एक बी सी का पेयर बनना है। इन दोनों में से कौन सा पेयर यहाँ दिया हुआ है, ये वाला। तो मतलब इसका जो सही आंसर था वो बी था, यानी कि डी ई जो है ना वो पेयर बना रहे हैं, वो एक कपल है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46, और उसमें कहा गया है कि 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखते हैं तो आप बताओ कि 3 कितनी बार आएगा। ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी है। इसको आप कैसे ध्यान रखोगे मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। देखो जब हम नंबरिंग लिखते हैं तो हम पेयर बनाएंगे कुछ, एक तो 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स, और फिर 11 से लेकर 20 तक, फिर उसके बाद में 21 से लेकर 30 तक, फिर उसके बाद में 31 से लेकर 40 तक, फिर उसके बाद 41 से लेकर 50 तक, और देखो ऐसे ही आगे भी बनेंगे
51 से लेकर 60 तक, और फिर 61 से लेकर 70 तक, और 70 से लेकर 71 से लेकर 80 तक, और 81 से लेकर 90 तक, और 91 से लेकर 100 तक। यही तो है। अब देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पर हमसे 3 आने की बात कही है, तो एक स्लॉट ऐसा है यहाँ पर, ये वाला, इसमें बहुत सारे 3 होंगे, तो इसको ना सबसे पहले छोड़ दो आप। तो देखो इसे छोड़कर ना बाकी सब में काउंट कर लो। तो पहले वाले में आप कहोगे एक बार आएगा जब 3 हम लिखेंगे, उसके बाद 11 से 20 में जब हम 13 लिखेंगे तो एक बार हम इसको यूज करेंगे 3 को, और फिर 21 से लेकर 30 तक जब हम लिखेंगे तो एक बार तो हम 23 में लिखेंगे और एक बार हम लिखेंगे 30 में, क्योंकि यहाँ 30 लिखा हुआ है, इसमें भी 3 है। और फिर 41 से लेकर 50 में एक बार लिखेंगे जब हम 43 को लिखेंगे, 51 से 60 में भी एक बार लिखेंगे जब हम 53 को लिखेंगे, 61 से 70 तक एक बार, 63, 73 में एक बार, और 83 में एक बार, और 93 में एक बार। तो आप देखो यहाँ से ओवरऑल मैंने क्या इसको पहले क्यों काउंट किया, आप काउंट करके देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप यहाँ से ना पहली बार में ही 10 लिख लो। देखो अगर 4 काउंट करने की बात आएगी ना तब भी ये 10 होंगे, 5 काउंट करने की बात आएगी तब भी ये 10 होंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को मैं जर्नल वे में आपको समझा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व होता है। तो 10 तो ये हो गए। अब हमने छोड़ा कौन सा था, 31 से 40 वाला छोड़ा था। तो इसमें देखो आप कैसे लिखोगे, पहले 31, फिर 32, फिर 33, फिर 34, फिर उसके बाद 35, 36, 37, 38 और 39। यही तो हुए। तो अब देखो यहाँ पर कितने आएंगे, ये जितने सारे इधर साइड में लिखे हैं ना ये टोटल 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक 33 के अंदर एक और आएगा तो +1, तो टोटल कितने हो गए 10। तो 10 पहले गिन लिए थे और 10 ये हो गए, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए 20। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होता है वो 20 होता है। इसको आप याद रखना क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगली बार जब भी आप काउंट करेंगे, 3 दिया हो, 4 दिया हो, 5 दिया हो, कोई भी एक सिंगल डिजिट दी है उसको आप काउंट करेंगे ना तो इतना सारा मत लिखना। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए सिखाया है। आप सीधे सीधे माइंड में कंसीडर करना कि कितने कितने आने वाले हैं और सीधे आंसर मार्क कर देना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 7 ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पर पूछा है आपसे इसमें कितने वर्ग हैं। तो वर्ग काउंट करने के लिए आप क्या करते हो, 1 2 3 4 इधर भी नंबरिंग कर लो और 1 2 3 4 इधर भी नंबरिंग कर लो। यहाँ जो मैक्सिमम नंबर है और यहाँ जो मैक्सिमम नंबर है उन दोनों का इंटू कर लो, यानी कि 4 × 4, प्लस दोनों में से एक एक माइनस कर दो तो 3 × 3, प्लस दोनों से एक एक माइनस कर दो तो 2 × 2, और प्लस फिर दोनों से एक एक माइनस कर दो 1 × 1। इससे आगे माइनस नहीं करेंगे क्योंकि फिर 0 आ जाएगा। तो 4 4 जा 16, और प्लस 3 3 जा 9, और प्लस 2 2 जा 4, और प्लस 1। तो ये टोटल हो जाएंगे 16 और 9 25, और 4 29, और 1 30। यानी कि इसके अंदर टोटल कितने वर्ग होंगे, 30। तो ये वाला आंसर जो है वो करेक्ट होगा। इस बच्चे ने 32 लगाया है, ये गलत है आंसर। तो 30 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से 7 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से पूछे गए थे। आपने कितने क्वेश्चन सही किए नीचे कमेंट करके बताओ। आने वाले समय में उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम आपका आ रहा है जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको रीजनिंग थोड़ी सी पढ़नी है, मतलब क्योंकि आपको पता है 7 ही क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर, ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 आ जाएंगे। तो अगर इतनी सी क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए आपको रीजनिंग पढ़नी है तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। वहाँ पर मैंने बहुत ही ईजी वे में छोटे छोटे वीडियोज़ में आपको टॉपिक्स को समझाया हुआ है जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं।